Assalamu alaikum everybody, how are you? Alright, the objective of my class or today's class you may say is to discuss those multiple choice questions. Those are related to your grammar practice. Actually we cannot confine, यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि these are the areas where we need प्रैक्टिस और दीज आर दी टॉपिक जिसको हमने पढ़ लेना है और इन्हीं टॉपिक्स में से आपके एग्ज़ाम्स में आएगा. इंग्लिश ग्रामर में इट इज़ टू हार्ड टू से लाइक दैट. फिर ग्रामर, फिर उसके टॉपिक्स, फिर उसके सब टॉपिक्स, तो इट्स हार्ड नट टू क्रैक. इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आपको चंद सेलेक्टेड टॉपिक्स बता दिए जाएं और फिर आपसे ये बात कही जाए कि सिर्फ अपने इसी की प्रेपरेशन करनी है, या इतने ही लिमिटेड सेंटेंसेस हैं, इसी में से आना है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आज जो हमारी क्लास है या जो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एटलीस्ट हम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ना सिर्फ शो करें विद द करेक्ट आंसर्स, बट एट द सेम टाइम can explain all those reasons and the why this answer is correct and why this answer is incorrect इन ऑब्जेक्टिव्स को भी देखें. तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ combination of explanation and the correct answer, but the major objective is what? To teach you grammar with the help of the multiple choice question. Not, I shouldn't say to teach you grammar, I should say to tighten the loose ends, to tighten up the loose ends. ज़ाहिर है आप तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं. अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100 के करीब हैं, and every single multiple choice question will be given you some tip and the technique and with the directions and with the helping tools. तो ये आपके जो लूज एंड्स हैं, कहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और कोई क्लू है जो कि क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी है जो कि बिल्कुल ईजी होना चाहिए, तो दिस क्लास इज़ फॉर दैट ऑब्जेक्टिव. तो इस क्लास को हमने इसी ऑब्जेक्टिव के लिए डिज़ाइन किया है फॉर द एप्टीट्यूड स्टूडेंट्स who are actually preparing or have prepared in English or for English grammar. और उसमें हम छोटे छोटे जो ग्लिचेस हैं ग्रामर के सेंटेंसेस में, तो उसको हमने डिस्कस करना है. वन बाय वन आई शैल बी शोइंग यू द सेंटेंस दैन द करेक्ट आंसर. यानी अगर मैं कंटेंट पे बात करूँ तो देयर विल बी द डायरेक्शन, देयर विल बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस and then the explanation. So explanation will be adding value to your knowledge and to your understanding. और multiple choice question आपको variety of multiple choice questions आपको मिलेंगे और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं. ज़ाहिर एग्जैक्टली टू द पॉइंट या डिट्टो तो हम नहीं बता सकते कि दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड दे आर सपोज टू कम इन योर पेपर और इन योर एग्ज़ाम. लेकिन ग्रामर के जो मेजर और सिग्निफिकेंट टॉपिक और जो पास्ट पेपर को रिव्यू करते हुए जो हमें अंदाज़ा होता है कि these are the topic and based on those topics these are the multiple choice question they can appear in your paper. So let's start. I guess हम इसको start करते हैं और अब हम देखते हैं कि किस तरह के multiple choice question होंगे, उसके correct answer को हमने discuss करना है along with the solution and the explanation and the easy tip and the technique. Alright, let's start. तो ओवरव्यू में मैंने जो आज टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जिससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या जिससे रिलेटेड आपके एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में सेंटेंसेस आ सकते हैं, तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं द टॉपिक्स दोज वी आर गोइंग टू कवर दे आर द कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जंक्टिव मूड भी है एक, और इसमें खासकर इफ़ आई वर, इफ़ इट वर, इफ़ ही वर, इस तरह के सेंटेंसेस हैं. कुछ इडियोमेटिक यूजेज भी हैं और कुछ एडवांस्ड ग्रामर पिटफॉल्स भी हैं. पिटफॉल्स यानी प्रॉब्लम देखकर फिर उसका सोल्यूशन, पिटफॉल्स यानी एकदम से आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और कुछ एक अजीब ऑड स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है, तो इसको आप पिटफॉल्स कह सकते हैं. यानी सडन कोई कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट कोई स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया है, तो दीज आर दोज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज़ क्लास विद द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन. ऑलराइट, तो जी जनाब, डायरेक्शन में क्या है
कि आज के जितने भी सेंटेंसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने क्या करना है कि सेंटेंसेस आपको दिए गए, यानी जो फर्स्ट हाफ या जो फर्स्ट पार्ट मैंने रखा है आज की क्लास का वो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रखा है, जिसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कि कोई एरर, कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं है जिसमें कोई एरर ना हो, लाइक दिस, इस तरह हम फॉलो करेंगे जी। ऑलराइट, सो लेट्स सी the very first multiple choice question that is in front of you, और वो क्या है, if she was more confident she would apply for the scholarship। अब इसको 4 या 4 मुख्तलिफ पार्ट्स में स्प्लिट किया गया। इफ़ शी वॉज, देखना ये है कि कहीं ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है, मोर कॉन्फिडेंट ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है, शी वुड अप्लाई ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है, या फॉर द स्कॉलरशिप ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है जी। आप देख रहे हैं कि अगर आप ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट पे देखें तो शी के साथ जो वॉज है ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि इट शुड बी शी वॉज, ही वॉज, आई वॉज, बट हियर इन दिस स्टेटमेंट इट इज़ रिटन दैट इफ शी वॉज इनकरेक्ट, it means the leftover part is correct but this part is incorrect if she was। why, what is the reason? यानी अगर आपको सेंटेंस दिया गया इफ शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट शी वुड अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, सो इफ यू आर सेइंग इफ शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट इट विल बी इनकरेक्ट। ऑल्दो जनरल रूल, जो जनरल क्लू है वो यही है कि शी के साथ वॉज लगेगा या इज लगेगा, बट हियर इट इज सेड नो, इट इज इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखें, इसमें बात की गई है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, यानी इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो आमतौर पर हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लाइक इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इट इज़ वन ऑफ द कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। तो इफ़ शी वॉज इनकरेक्ट है, इफ़ शी वर होना चाहिए व्हेन डिस्कसिंग अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सब्जंक्टिव मूड हम कहते हैं किसी को, यानी फॉर एग्जांपल आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आप कोई स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं, आप कोई बात बताना चाह रहे हैं, तो आप देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सेंटेंस में आप कोई डिज़ायर, आप उस सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट, आप उस सेंटेंस में कोई डायरेक्शन तो शो नहीं कर रहे हैं। अगर वो सेंटेंस ऐसा है जो कि रियल नहीं है, फॉर एग्जांपल काश, या अगर आज इतवार का दिन होता, तो जब आप कह रहे हैं अगर आज इतवार का दिन होता, तो इसका मतलब है आप एक अनरियल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। इन रियलिटी टुडे इज़ नॉट संडे बट यू आर शोइंग अ डिज़ायर दैट अगर आज इतवार का दिन होता, या अगर मैं आपकी जगह होता, या अगर आज का दिन ऐसा होता, या अगर आज वो लेट नहीं होता, तो इसका मतलब है आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, आप अपनी डिज़ायर शो कर रहे हैं, आप एक अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं कि दे आर दी हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, और दे आर दी अनरियल स्टेटमेंट, और दे आर सिंपली यू मे से दैट दे आर द डिज़ायर्स। यानी अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता, इट मीन्स इन रियल इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ अ डिज़ायर वेयर आई एम शोइंग कि अगर मैं आपकी जगह होता। तो इस तरह की स्टेटमेंट जिसमें कोई डिज़ायर शो आप करते हैं, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, जिसमें कोई डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें कोई स्टेटमेंट इस तरह का होता है कि जिसमें आपको लगे कि किसी ख्वाहिश का इज़हार है, जैसे सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा अनरियल सिनेरियोज होते हैं। एक्सप्रेसिंग विशेस, ये ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, अगर आज इतवार का दिन होता। तो इस तरह की सिचुएशन को आप कहते हैं कि इसमें सब्जंक्टिव मूड यूज़ हुआ है। इन डिटेल तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता व्हाट इज़ अ सब्जंक्टिव मूड, लेकिन सब्जंक्टिव मूड में जो जनरल आप सिलेक्शन करते हैं वर्ब्स की, जैसे आप शी के साथ वॉज करते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में सब्जंक्टिव मूड में वॉज की जगह अब आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये नहीं कह सकता इफ़ आई वॉज यू, देयर द डिज़ायर इन दिस सेंटेंस अनरियल स्टेटमेंट है, तो मैं कहूँगा इफ़ आई वर यू, इफ़ शी वर। सो आपके एग्ज़ाम में कोई भी सेंटेंस आता है, आप उस सेंटेंस को देखते हैं, आप उस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि जो वे स्टेटमेंट है वो इफ़ से शुरू हो रहा है, तो आप देखें कहीं उसमें कोई डिज़ायर तो नहीं है, उसमें कोई अनरियल बात तो नहीं की जा रही है। जैसे अगर मैं कहूँ अगर मैं आपकी जगह होता, डिज़ायर है और एक अनरियल कॉन्टेक्स्ट है, सर इट्स नॉट पॉसिबल
स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो वर्ब की सिलेक्शन है वो चेंज हो जाती है, यानी वहाँ पे फिर आप वॉज की जगह वर ऐड करेंगे। इफ़ आई वॉज यू इट विल बी इनकरेक्ट इन द सिचुएशन वेयर यू आर शोइंग अ डिज़ायर। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इफ़ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज नहीं, इफ़ आई वर। अगर आज इतवार होता, इफ़ इट वर संडे, if it was Sunday it will be incorrect, it will be in wrong। तो स्टेटमेंट आपको आम तौर पे कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारा एक कॉमन अप्रोच, एक कॉग्निटिव अप्रोच तो ये कहेगा कि शी के साथ वॉज लगा दें, ही के साथ आप वॉज लगा दें, लेकिन आपको देखना होगा क्या ये स्टेटमेंट अनरियल तो नहीं है, किसी डिज़ायर की बात तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो सिलेक्शन ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगा, वॉज की जगह फिर आपको वर्ड लगाना होगा इवन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ये तो अभी मैंने डिस्कस किया। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर टॉलर, अनरियल सिचुएशन, यू आर नॉट टॉलर, यू आर नॉट टॉल, यू आर शोइंग योर डिजायर। इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं डिजायर है आई वुड प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। कोई ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, विश इट वर सनी डे, फॉर एग्जाम्पल आई विश इट वर। आप देख रहे हैं इट के साथ हम वर्ड लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं आई के साथ हम वर्ड लगा रहे हैं। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत यूज होता है। कॉमन एरर इसका आप क्या करते हैं, इफ आई वॉज हैप्पी, यू आर शोइंग द डिजायर, तो इफ आई वर हैप्पी। तो most of the time generally we make this mistake, we generally focus this statement like a normal and like a common statement like if I was you, if it was Sunday, because generally we do believe that with the singular noun or third person singular pronoun we use was, but in that situation जिसको हम कह रहे हैं hypothetical situation या unreal situation या ऐसे statement जिसमें आप expression देते हैं desires की, उसमें आप verb की selection को change कर देते हैं। इफ़ इट वॉज से इफ़ इट वर बन जाता है, इफ़ आई वॉज से इफ़ आई वर बन जाता है। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर। जो हमारे स्टेटमेंट नंबर 1 था ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ जी, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, इसे गौर से देखें। नीदर, इट मे बी प्रोनाउंस्ड एज नाइदर, नीदर ऑफ द एक्सप्लेनेशंस सीम सेटिस्फैक्टरी टू द कमिटी। नीदर ऑफ द एक्सप्लेनेशंस, अब देखिए मिस्टेक क्या है, क्या नीदर ऑफ में है, द एक्सप्लेनेशंस में है, सीम में है या टू द कमिटी है। द आंसर इज सीम सेटिस्फैक्टरी इज इनकरेक्ट, यानी नीदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन सीम सेटिस्फैक्टरी, इट शुड बी सीम सेटिस्फैक्टरी, यानी सीम सेटिस्फैक्टरी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए सीम्स। अब हमारे जहन में तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर यहाँ तो एक्सप्लेनेशंस लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशंस को देखकर तो सीम होना चाहिए, क्योंकि वी जनरली नो दैट इफ द नाउन इज प्लूरल वी डू नॉट यूज प्लेज, रीड्स, गोज। लाइक वी डोंट से शी गो, वी से शी गोज, वी डोंट से दे गोज, वी से दे गो। तो जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, या कोई नाउन है जो कि सिंगुलर है लाइक अहमद, अली, द काउ, द बॉय, तो जनरली क्या होता है, हम सिलेक्शन किस में करते हैं, हम कहते हैं ही डज गो टू मार्केट या ही गोज टू मार्केट। हम ये नहीं कहते ही गो टू मार्केट। हमें मालूम है कि इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, then we tend to use plays, reads, goes, shines। लेकिन कंडीशन क्या है, the subject must be a singular noun or third person singular pronoun like he, she, it। अब बहुत से स्टूडेंट के जहन में ये होगा कि सर एक्सप्लेनेशंस तो प्लूरल है, फिर हम सीम्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी वजह से हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। यानी जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा नीदर ऑफ द एक्सप्लेनेशंस सीम्स सेटिस्फैक्टरी टू द कमिटी। सीम्स सेटिस्फैक्टरी इज इनकरेक्ट, सीम्स सेटिस्फैक्टरी टू द कमिटी। व्हाई?
ये एक तो रीज़न मैंने ये बताया कि इस सेंटेंस में एक्सप्लेनेशंस को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं नीदर को। उसकी क्या वजह है, इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, जब आपने इस बात को डिसाइड कर लिया कि नाउन आपका सिंगुलर है, तो आप किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने इस बात को डिसाइड कर लिया कि आपके पास प्रोनाउन इट, आपके पास प्रोनाउन शी, आपके पास प्रोनाउन ही शी इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, तो फिर वर्ब की जो बेस फॉर्म है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म भी आप कहते हैं, तो फिर वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाते हैं। यानी ही प्लेज, शी वॉचेज, इट रेन्स। ये तो है कि व्हेन यू लुक एट द गिवन नाउन इज सिंगुलर। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इसमें आप कह रहे हैं कि सर सीम से पहले वाला जो वर्ड है वो तो प्लूरल है। एक्चुअली सेंटेंसेस में दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसमें आप, अगर आपके पास सेंटेंस नीदर या ईदर यूज हो रहा है, तो आप इसको फोकस करेंगे। यानी सेंटेंस में ही आगे चल के और भी स्लाइड्स में क्लियर होंगी। अगर सेंटेंस में सिंपली नीदर है या ईदर है, जैसे आप नाइदर और आइदर भी कह सकते हैं, और उसके साथ कुछ भी लिखा हुआ है सिंपली नीदर और ईदर, तो आप उस सेंटेंस को हमेशा सिंगुलर कंसीडर करेंगे। और सिंगुलर जब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इज इट क्लियर? यानी अगर आप प्रेजेंट सिंपल में बात कर रहे हैं और आपको ये सिलेक्शन करनी है कि प्ले सेलेक्ट करें या प्लेस, डू सेलेक्ट करें या डज, हैव सेलेक्ट करें या हैव, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन है, जैसे यहाँ पे शी वॉचेस मूवीज़ की जगह होता अली वॉचेस मूवीज़, तब भी हम वॉचेस लिखते हैं क्योंकि अली इज़ अ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन ये हो। तब अगर प्लूरल होगा, जैसे अगर ही की जगह यहाँ दे होता, तो फिर स्टेटमेंट ये होता दे प्ले सॉकर। शी की जगह अगर आई होता, आई इज नॉट अ प्लूरल प्रोनाउन, इसलिए मैंने लिस्ट बता दी है कौन कौन सी, ही, शी या इट, ये प्रोनाउंस में होने चाहिए। तब तो आप कहेंगे ही प्लेज, शी गोज, इट रेन्स। इसके अलावा कोई और प्रोनाउन है, लाइक आई है, लाइक यू है, लाइक दे है, तब आप एस या ई एस नहीं लगा सकते वर्ब के साथ। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। मेरा ख्याल ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें मैंने ये बात की कि इफ़ यू आर रीडिंग अ स्टेटमेंट, देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जो नीदर है इसके साथ सेंटेंस में नॉर भी आता है, और जो ईदर है इसके साथ सेंटेंस में और भी आता है समटाइम्स, ईदर दिस बुक और दैट बुक, नीदर यू नॉर आई, इस तरह होता है। लेकिन इफ यू आर रीडिंग अ सेंटेंस एंड यू फाइंड दैट देयर इज नो नॉर एंड देयर इज नो और, only neither or either is written, then it will be treated as a singular noun। और सिंगुलर के साथ हमने कहा है कि जो वर्ब आप यूज करते हैं वो उसी तरीके से यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे बात की गई। I think it's clear. Now we are moving towards our next statement. Now, जी क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास। If I had knew about the meeting, I would have attended it. If I had a mistake, देखें जो mistake है वो है knew about the meeting। हमें मालूम है कि जब आप has, have, had लगाते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आप यूज़ करते हैं? The third form of verb will always be used. I have completed my work, he had done the project। एक तो बड़ी इजी अंदाज में हमने मिस्टेक को हाईलाइट कर दिया कि इफ़ आई हैड न्यू, तो न्यू इज़ नॉट सुटेबल विद हैड, नोन शुड बी द फिट वर्ब। यानी नोन इज़ एक्चुअली, यानी जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात कर रहे हैं तो यू मस्ट नो देयर रियल नेम्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टर्म यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज जनरली नोन एज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, second form of verb is generally known as the past form of verb, the third form of verb is generally known as the past participle, and a form of verb जिसके साथ आप ing भी लगाते हैं will be known as present participle। Again I am repeating it, present form, past form,
past participle and present participle. Present form means the first form of verb, past form mean the second form of verb, past participle mean the third form of verb, and present participle mean a form having ing structure, playing, reading, going and like that. अब जब आप इन तमाम फॉर्म्स की बात करते हैं तो एक तो मिस्टेक हमें इस तरह नज़र आ रही है कि वेन एवर इन द टेंस वी यूज़ हैज़, हैव, हैड, वी जनरली यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आई कैन नॉट से आई हैव wrote a letter. I cannot say I have writing a letter. I should say I have written a letter. She had written a letter before you ordered. So जब आप has, have, had use करते हैं और उसके आगे आप देखते हैं कोई main verb है, कोई action verb है, so be sure and ensure that along with has, have, had, we tend to use the past participle form. And when I am saying the past participle form, it means that the third form of verb. तो यहाँ पे आप देखें if I had knew, so seemingly it is incorrect. Because had के साथ we tend to use the third form of verb always. Is it clear? मज़ीद हम देखते हैं आगे. Actually ये जो अभी इससे पहले भी आपने इस सेंटेंस को देखा था, this one, if she was more confident, and now you are looking this sentence, if I had knew about. वी जनरली नो कि वो तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो इफ़ और व्हेन वाले होते हैं आम तौर पर जनरली दे आर नोन एज द कंडीशनल सेंटेंसेस. तो कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि एक तरफ इफ़ वाला या व्हेन वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर्क हार्ड, दिस इज़ द सिचुएशन, और इसका इफेक्ट क्या होता है उसमें आप कहते हैं यू विल पास द एग्ज़ाम. इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम. इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, ज़ाहिर है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो नॉट इन डिटेल वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस में आप देखते हैं टू क्लॉजेज होते हैं या टू पार्ट्स होते हैं. एक वो पार्ट है जो कि कॉमा से पहले आ रहा है, एक वो पार्ट है जो कि कॉमा के बाद आ रहा है. इन दोनों पार्ट्स को बैलेंस होना चाहिए. जिस तरह आप केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, आप समझ लें कि बोथ आर द इक्वेशंस, और इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस होने चाहिए प्रोवाइडेड दे आर हेल्पिंग वर्ब्स. वो किस तरह बैलेंस होना चाहिए ये मैं शो कर रहा हूँ. ये इस तरह होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर पहला वाला पार्ट इफ इट रेन्स है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहा है तो सेकंड में आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होगा. यानी एग्जाम में सेंटेंस दे दिया गया है इफ इट रेन्स आई वुड स्टे होम है तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ वुड नहीं आएगा, यहाँ पे विल आएगा. सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल इफ आई या इफ यू वर्कड हार्ड, सेकंड फॉर्म. If you worked hard, if you drove the car, if you wrote a letter. तो अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है if के बाद तो दूसरी तरफ would मॉडल वर्ब होगा और would के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये आपने मेमोराइज कर लेना अच्छी तरह. लाइक अगर मैं कहूँ if you worked hard you would pass the exam, या अगर मैं कहूँ if you drove the car fast you would meet an accident. तो इसका मतलब है कि अगर इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो दूसरी तरफ वुड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होगा. यानी इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज. अब ये देखें अगर इफ़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और कैसे हमें पता चल रहा है बिकॉज इट इज रिटन विद हैड. तो अगर इफ़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो दूसरी तरफ आप किस तरह बैलेंस करेंगे, वो करेंगे वुड हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो दीज आर थ्री कंडीशनल स्ट्रक्चर. आपने ये प्रिपेयर करना है. किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो दूसरी तरफ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए. अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जैसे इधर तो दूसरी तरफ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, और अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो दूसरी तरफ वुड हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए. ये कंडीशनल. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इफ़ यू वर्क हार्ड
इफ़ यू वर्क हार्ड, इट मीन्स कि मैंने वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो दूसरी तरफ मुझे कहना चाहिए विल के साथ। जो भी मैं बात कहना चाह रहा हूँ इट शुड बी बैलेंस्ड विद विल और शैल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड you will pass the exam, you shall pass, although it does not sound good, you shall, so it means that कि आप will के साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे या कोई भी ऐसे मॉडल वर्ब के साथ जिसकी फर्स्ट फॉर्म हो, यानी कैन भी आप लगा सकते हैं, लाइक इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द एग्जाम, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो यानी फर्स्ट बेस फॉर्म होगा, कुड नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं सेकंड फॉर्म करूंगा, इफ यू वर्कड हार्ड, तब मैं कहूंगा यू वुड पास द एग्जाम, तब मैं कहूंगा यू कुड पास द एग्जाम। ठीक है। और अगर मैं थर्ड फॉर्म के साथ चलूंगा, सो इफ शी हैड, इट मीन्स इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो मैं कहूंगा यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो आपने प्रिपेयर करना है ओवरऑल। अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर होते हैं तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस है दैट कैन बी इजीली हैंडल्ड। ऑन द अदर साइड वन मोर कंडीशनल स्ट्रक्चर इज देयर, सी हाउ is this conditional structure different from the other conditional structure। देखिए अगर आप इस पे गौर करें, जिसको हमने नाम दिया हुआ है जीरो कंडीशनल का, सो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इसका मतलब है मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ, एक ट्रुथ की बात कर रहा हूँ, एक जनरल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जब आप कोई स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं एंड द स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद इफ और व्हेन एंड यू फाइंड दैट इट इज़ वन ऑफ द कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है या वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ है या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है, या कोई ऐसी बात की जा रही है जिसको मैं कहता हूं कि नो वो तो एक जनरल एंड नेचुरल ट्रुथ की बात, नेचुरल फैक्ट की बात हो रही है, जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, उसमें फिर इफ वाला पार्ट भी फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और जो सेकंड जिस पे फैक्ट हो रहा है, जो रिजल्ट है आपका, वो भी प्रेजेंट में रहेगा। यानी दोनों ही तरफ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर्स फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स द half of the structures is given and then you are supposed to select the leftover the structure remaining part। समटाइम्स कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया गया, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इट इज़ मेल्टिंग, इट मेल्टेड, विच वन इज़ करेक्ट। तो अगर आपको जनरल पॉइंट अगर प्रिपेयर है, जनरल फैक्ट आपको प्रिपेयर है, जनरल रूल्स अगर आपको पता है, सो यू कैन ईजली डू दैट, आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इसको आप ध्यान में रखें, इफ़ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड। अब आप स्टेटमेंट में आ जाएं, तो इसमें क्या आ रहा है, वुड हैव अटेंडेड, तो इसका मतलब है यहाँ पे होना चाहिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट। एक तो ये कि ये कंडीशनल टाइप 3 है, प्लस ये कि इसके साथ हैड लगा हुआ है, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। इज इट क्लियर? Alright, so it means that the thing that I need to say to you वो क्या है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हम अपनी जहन में रखें, अपने जहन में हम ये रखें जो हमारा एक अप्रोच हो कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप बात कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को देखें कि ही शी इट है, तो उसके मुताबिक आप प्लेस, प्ले, डू, डज, हैज़, हैव, इस तरह की आप सिलेक्शन करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ये तो कंडीशनल, इसको हमने फॉलो कर लिया अच्छी तरह। नाउ लुक एट 4। देखिए, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्टिव मोड, शी बिहेव्स, यानी आप अपनी एक राय दे रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक सब्जेक्टिव मोड है। अब शी बिहेव्स, ऐसा लग रहा है कि एक पार्ट प्रेजेंट में है, एक पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में होना चाहिए, बज़ाहिर तो सही लग रहा है, शी बिहेव्स एज दो। लेकिन आप यहाँ पे अपना एक परसेप्शन शो कर रहे हैं, और अभी हमने बात की कि सब्जेक्टिव मोड वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। आप देखें ना, जब यहाँ पे बात हो रही है कि शी नोज एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, यानी एक अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है, एक परसेप्शन की बात हो रही है। इसमें यह बात की जा रही कि लाइक एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में वो सब कुछ जानती है। तो इस तरह की जब डिस्कशन होगी, जिसको हमने सब्जेक्टिव मोड कहा है, तो सब्जेक्टिव मोड को चेंज किया जाता है।
सब्जंक्टिव मूड को प्रोमिनेंट किया जाता है। आप देखें, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बात की इफ़ आई वर, यहाँ पे आपका ग्रामर रूल बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से बज़ाहिर देखने में तो ये सेंटेंस सही है कि शी बिहेव्स एज दो शी नोज़, कि शी के साथ नोज़ आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सब्जंक्टिव मूड है, शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, तो हम इसको रखेंगे अलग कंडीशन में। यानी आप देखें, शी नोज़ की जगह हमें लिखना होगा शी न्यू। सब्जंक्टिव मोड में फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाते हैं, वॉज की जगह वर हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है। तो आप सब्जंक्टिव मोड की बहुत अच्छी तरह प्रेपरेशन करें, आप गूगल से हेल्प लें, हैंड आउट से हेल्प लें, और जो लेक्चर्स टीचर ने क्लास में दिया है उससे भी आप हेल्प लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्जंक्टिव मोड में आपके ग्रामर के रूल्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। यही वजह है कि इन दिस स्ट्रक्चर शी बिहेव्स एज दो शी नोज नो होगा, बल्कि शी न्यू एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स। यानी टेंस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, सिंगुलर है तो प्लूरल में चला जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो दरअसल क्या मिस्टेक है, शी नोज एवरीथिंग ये नहीं होना चाहिए, बल्कि शी न्यू एवरीथिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, इसको ज़रा फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 5, यस, ईच ऑफ द टीम मेंबर्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट, हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही तो है, क्योंकि मेंबर्स आ रहा है और मेंबर्स के साथ ज़ाहिर है हमने हैव यूज़ करना है, हैज़ तो यूज़ नहीं कर सकते। ये वही नीदर वाली सिचुएशन है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली है। जिस तरीके से मैंने एक बात की थी आपसे कि व्हेन यू आर रीडिंग अ स्टेटमेंट एंड देयर यू फाइंड नीदर एंड ईदर, इंडिविजुअली नीदर और ईदर, नॉट ईदर विद नॉर एंड ईदर एंड विद और, बिल्कुल इसी तरीके से ईच है, एवरी है, इस तरीके से नीदर है, ईदर है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं आम तौर पे हम इसको एक ख़ास नाम देते हैं, एंड वी जनरली कॉल देम इंडेफिनिट सिंगुलर, जिसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम आगे आ जाते हैं। जैसे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, they are called as singular indefinite pronouns। यानी when you are reading a statement, आप उस statement में देख रहे हैं anybody, anyone, anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, या no one, nobody, each, either, neither, much, little, and other, या anyone, someone, everybody, each। These pronouns are generally called as indefinite pronouns and they are classified as singular indefinite pronouns। तो स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं और उसमें आप देखते हैं कि they are being used in the structure, they will be called as singular indefinite pronouns, और इनमें से कोई भी pronoun यूज़ हो रहा है anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, या आप मेमोराइज करेंगे, या no one, nobody, each, either, neither, much, little, and other, या anyone, someone, everybody, each। Whenever you find these words in any one of the sentences, according to the subject verb agreement, it will be considered as singular, और verb को आप उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह आप सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर was या were में से सिलेक्शन करनी है तो was में करूँगा, अगर आप do या does में से सिलेक्ट करना है तो does करूँगा, because we generally select these singular verbs, singular verbs करेंगे, और these verbs with these singular pronouns और singular noun। अब आप इस स्टेटमेंट पे अगर आप आएँ तो आप देखें each आ रहा है इस स्टेटमेंट में, और each is considered as singular indefinite pronoun। और अभी हमने बात की कि when the singular indefinite pronoun is given, then the whole statement is being treated as a singular pronoun or as a singular noun। तो each of the team members, अब अगर मैं इसको सिंगुलर कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर हैव नहीं आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आपको अगर ऑप्शन हैज़ और हैव का दिया गया है तो हम हैज़ लगाते हैं। तो अब अगर हमने ईच को कंसीडर कर लिया कि ईच विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, so the verb will be selected according looking at the situation and the condition of singular noun or singular indefinite pronoun। उसके मुताबिक फिर आप verb की सिलेक्शन करेंगे। I think it's clear।
तो जो चीज़ हमें याद करनी है वो एक्चुअली जो चीज़ें हमें याद करनी है, एक तो जो मैंने बात की वो बात की है कि कंडीशनल को हमने याद करना है। जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स मैंने बताया है, टाइप 1, टाइप 2 या ज़ीरो से आप ले लें, ज़ीरो कंडीशनल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, एक तो ये आपने प्रिपेयर करना है। और दूसरा ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस, स्पेशली सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि आपके जहन में ये बात रहे कि व्हेन दीज sort of sentences are given, that will make you a little bit confused because seemingly it's so easy and so clear and so correct that members के साथ हम have लगा रहे हैं, but in this statement singular indefinite pronoun use हो रहा है, इस वजह से it will be considered as singular। और जो verb की selection होगी वो singular noun को देखते हुए या pronoun को देखते हुए जो हम verb की selection करते हैं हम उसी तरीके से करेंगे। Now we are moving ahead, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है। देखें ज़रा, इफ़ इट वॉज रेनिंग द मैच वुड बी पोस्टपोन। आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे आ गया वर्ड, जी वुड आ गया, और इफ़ इट वॉज रेनिंग द मैच वुड बी, यानी अगर आप देखें ये भी एक अनरियल प्रेजेंट है, यानी इफ़ इट वॉज रेनिंग द मैच वुड बी, यानी रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, एक डिज़ायर की बात हो रही है, एक अनरियल प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही है, और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें जो सिलेक्शन ऑफ वर्ब है वो डिफरेंट हो जाता है। अब इफ़ इट वॉज रेनिंग नहीं होगा, इफ़ इट वर रेनिंग। इसको अभी हमने पिछले स्लाइड्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, तो मज़ीद हम इसमें टाइम यूटिलाइज नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आई विश, जी देखिए नंबर 7 में जो मिस्टेक है, आई विश इज़ करेक्ट, आई वॉज टॉलर इज़ इनकरेक्ट। इसको दो तरीक़ों से आप समझें। एक तो जो कंडीशनल का हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन मैंने समझाया है उस हवाले से भी आप समझें, और दूसरी बात ये समझें कि वो तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसमें आई विश आ रहा होता है उसका जो बाद वाला पार्ट होता है वो हमेशा पास्ट में होता है। यानी आई विश आई कुड डू दैट वर्क, ये नहीं हो सकता आई विश आई कैन डू दैट वर्क या आई विश आई विल डू दैट वर्क, नहीं। आई विश जिन जिन सेंटेंसेस में आ जाएगा उसका जो तरीका है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें पास जो बाद वाला इसको तो हम दो तरीक़ों से देख रहे हैं। एक तो आई विश जो है ये हाइपोथेटिकल अनरियल है जिसमें हम एक कंडीशनल स्ट्रक्चर ऑपोजिट यूज़ कर रहे हैं आई के साथ वर्ब। दूसरे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है वेयर यू आर प्रेजेंटिंग योर विश, यू आर शोइंग योर विश, आई विश, ही विशेस, इस तरह के स्ट्रक्चर है। शी विशेस, she wishes, she could, she can नहीं होगा, यानी सेकंड वाला पार्ट हमेशा पास्ट में होगा। ये वाला पार्ट प्रेजेंट में, अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो ये होता है कि क्लॉज एक पार्ट प्रेजेंट में तो दूसरा क्लॉज या दूसरा पार्ट को भी हम आमतौर पर प्रेजेंट में रखते हैं या फ्यूचर की हम फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं। लेकिन विश वाले सेंटेंसेस में आप सेकंड वाला पार्ट आप हमेशा फ्यूचर में पास्ट में रखेंगे, यानी आई विश आई कुड, शी विशेस शी कुड, लाइक दैट। तो इस वजह से आई वाज टॉलर रॉन्ग हो जाएगा, आई विश आई वर टॉलर। इज इट क्लियर? ऑलराइट, आगे हम बढ़ते हैं। नाउ नंबर जी, इसमें आप देखें वही नीदर वाला आ गया, नीदर वाली सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है जिसको अभी हमने डिस्कस किया था जी, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में डिस्कस किया है, यानी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस में। लेकिन इस पे आप बात करें और गौर करें तो इसमें नीदर के साथ नॉर आया हुआ है, और इससे पहले जो हमारी डिस्कशन हुई है वो क्या हुई है कि इफ़ यू आर रीडिंग अ स्टेटमेंट, इफ देयर इज ओनली नीदर, ईदर, ईच, इस तरह के स्टेटमेंट है, द सेंटेंस विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। लेकिन इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सिचुएशन इज लिटिल बिट चेंज्ड। इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? इस सिचुएशन में आप ये देख रहे हैं कि जो नीदर है उसके साथ नॉर लगा हुआ है, या ईदर है तो उसके साथ और। अब इसमें आप जो वर्ब को सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे? यानी नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स, वर्ब ये है आपका वॉज। ऐसी सिचुएशन में जब नीदर के साथ नॉर भी आ रहा है तब आप जिस सब्जेक्ट को फोकस करेंगे वो वर्ब से जो सब्जेक्ट करीब होगा उसको फोकस करेंगे, हम मैनेजर को फोकस नहीं करेंगे।
हाँ, अगर सिर्फ नीदर होता तो हमें किसी को फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी. वी सिंपली take this statement, we simply treat this statement as a singular noun or pronoun. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे ट्रीट करते हैं. बट अगर नीदर के साथ नॉर आ गया तो फिर आपको दूसरे अल्फाज में ये समझ लें, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो करेंगे या वर्ब के करीब करीब जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो करेंगे. अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के तौर पर, और अगर वो प्लोरल होगा तो प्लोरल के तौर पे. तो अब असिस्टेंट्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब अब यहाँ पे वॉज नहीं बल्कि यहाँ पे हमें वर्ड लिखना होगा. क्यों यहाँ पे वर्ड लिखना होगा? क्योंकि यहाँ पे नीदर के साथ नॉर आ रहा है. तो सच ए स्ट्रक्चर वहाँ जहाँ पे नीदर के साथ नॉर या ईदर के साथ और आएगा तो सिलेक्शन इस बेस पे हम करेंगे which subject is near to the verb or which subject that is coming after nor. तो अगर मैं सब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो यहाँ पे असिस्टेंट्स लिखा है इसलिए मुझे यहाँ पे वर्ड लगाना चाहिए. अगर यहाँ असिस्टेंट लिखा होता तब मैं यहाँ पे वॉज लगाता. क्लियर? तो नीदर नॉर अलग तरीके से ट्रीट होगा. नीदर अगर सिंपली सिर्फ स्टेटमेंट में दिया गया है तो वो एक अलग तरीके से ट्रीट होगा. सिंपली नीदर दिया गया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर, और नीदर के साथ नॉर है सो देन यू नीड टू फोकस व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर नॉर और द सब्जेक्ट दैट इज नियरर टू द वर्ब. तो ये फोकस करना होगा आपको. चलें जी आगे हम बढ़ते हैं. नंबर 9 जी बिल्कुल वही वाली सिचुएशन आ गई है. लेकिन इफ़ आई वर नोइंग द आंसर आई वुड टेल यू. जाहिर है इफ़ आई वर नो तो नहीं हो सकता. इफ़ आई वर नोइंग ये कोई वर्ब नहीं है. यानी आप यूँ समझ लें नो एक ऐसा वर्ब है या बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जिसके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते. लाइक नो है, जैसे बिलोंग है. बिलोंग के साथ आप आएंगे, यानी मैं ये नहीं कह सकता दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी. मैं ये नहीं कह सकता आई एम नोइंग यू, मैं कहूँगा आई नो यू. तो यहाँ पर भी इफ़ आई वर नोइंग द आंसर आई वुड टेल, यानी अगर मुझे आंसर का पता होता. तो ये कंडीशनल टाइप 2 है सिंपल कि यहाँ वुड टेल आ रहा है तो दूसरी तरफ मुझे वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाना होगा. यानी इफ़ आई नो द आंसर, if I knew the answer, I would tell you. ज़ाहिर इसमें डिज़ायर की बात नहीं हो रही है. ये एक सिंपल सेकंड, ये भी अनरियल है लेकिन इसमें जाहिर सी बात है इसमें वो वाली सिचुएशन नहीं हो रही है. इफ़ आई वर यू, यहाँ पे आप सिंपली पास्ट इंडेफिनिट, आई वर नोइंग कोई स्टेटमेंट ही नहीं बन रहा है. ज़ाहिर है इसको आपने पास्ट में रखना है तो ये होगा इफ़ आई न्यू. पास्ट में मुझे क्यों रखना है? क्योंकि जो सेकंड क्लॉज है उसके मुताबिक ये सूट नहीं कर रहा है. आपको याद है जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, क्या बताया था? इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम. तो वही सिचुएशन यहाँ पे कि इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू. अगर मुझे आंसर का पता हो तो मैं आपको बताता. तो अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिए तो इस तरह के स्ट्रक्चर सॉल्व करना, इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. आगे हम बढ़ते हैं जी. नंबर 10, लुक एट स्टेटमेंट नंबर 10, ट्राई टू फाइंड आउट. देखिए अब तक जो हमारी बात हुई एक तो नीदर की हुई थी और एक नीदर एंड नॉर की हुई है. अब ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है. अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि हमें द टीचर को देखना चाहिए, स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, हैव को देखने के लिए. क्योंकि जो करेक्ट इनकरेक्ट पार्ट है टीचर इज अलॉन्ग विद दी हैव लेफ्ट द हॉल, ये एक इनकरेक्ट पार्ट है. देखिए बाज़ औक़ात हम इस तरह के एसोसिएटिव पार्ट यूज़ करते हैं जैसे द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स. मज़ीद एग्जांपल्स देखें. इस तरह के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. दिस क्वेश्चन इन एडिशन टू दिस, अहमद एज वेल एज हिज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद. तो सम टाइम जब आप नाउन को यूज़ करते हैं तो इस तरह के कॉमा के बाद आप इस तरह के फ्रेजेस या इस तरह के वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं. द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, या फिर आप यूज़ करते हैं इन एडिशन टू, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, you need to focus the subject that is given in the beginning of the statement and you need to ignore that additional part that has been attached to that subject. यानी अगर इस तरह का कोई भी पार्ट है in addition to, as well as, together with या along with, तो इसमें हम क्या करेंगे,
हम इसमें सब्जेक्ट को ही फॉलो करेंगे। अगर यहाँ टीचर्स लिखा होता हम इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं, द टीचर लिखा हुआ है वी शैल फोकस इट एज अ सिंगुलर नाउन। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इसको हमने इग्नोर किया और द टीचर को हमने कंसीडर किया। अगर द टीचर है इट मीन्स सिंगुलर के साथ फिर हमने हैज़ लगाना है। तो जो सिचुएशन है, जो चेंजेस आ रही हैं वो दो तरीके से। एक तो हमने बात की कि इफ देयर इज द सेंटेंस and there you find neither only, either only, they will be considered as singular. The whole statement will be treated as a singular noun. But when you find neither and nor, the situation will be entirely different. Then you need to focus the subject that comes after nor or the subject that is nearer to the verb. In this situation where you find subject along with some other additional part, for example, इन एडिशन टू देख रहे हैं, एज वेल एज देख रहे हैं, टुगेदर विद देख रहे हैं, अलॉन्ग विद देख रहे हैं, तो इसमें ये वाला पार्ट यानी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। वी सिंपली कंसीडर दिस द टीचर और इसको हमने यूज़ किया हैज़। आप देख लीजिए, आप इससे नोट करें और इसको आप प्रिपेयर करें कि अगर सब्जेक्ट के बाद इस तरह की कोई चीज़ लगी हुई है, उसके बाद कोई नाउन आ रहा है, वी शुड फोकस द नाउन दैट इज गिवन इन द बिगिनिंग और शुड फोकस द सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन गिवन इन द बिगिनिंग एंड वी शुड ट्रीट दैट सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। ये देखें, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसको मैंने मजीद क्लियर किया। द चाइल्ड टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, वी आर नॉट फोकसिंग पेरेंट्स, वी शुड फोकस द चाइल्ड। द प्रेसिडेंट एज वेल एज हिज एडवाइजर्स, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस एडवाइजर्स बिकॉज इफ we need to focus advisors, फिर तो यहाँ पे वर आना चाहिए। No, we need to focus this subject, इसको हम focus हैं। My brother along with his friends, we are not going to focus friends, we should focus the subject because these are the additional part and we should ignore it. Alright, now look at the question number 11 or MCQ number 11. If he would have studied harder, he might have passed. Very simple, very easy. Before that we have discussed all the structures related to conditional sentences and it is one of them. आप देख सकते हैं if he would have started harder he might have passed। हमें मालूम है कि एक तो हमने would have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो would have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इधर आएगा, यानी if he would have studied harder he might have passed। पास्ट परफेक्ट इन इफ क्लॉज इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, यानी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है ना, यानी वुड हैव पास्ट आप कह लें या माइट हैव पास्ट आप कह लें या शुड हैव पास्ट आप कह लें, कंडीशनल टाइप 3 है। ऑलराइट, सो दिस इज कंडीशनल टाइप 3। तो जो सेकंड वाला पार्ट है ऑब्वियसली यहाँ पे वुड हैव नहीं आ सकता। यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड कि जो कंडीशनल टाइप 3 है इसमें क्या होता है कि आप हैड यूज़ करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करते हैं एक क्लॉज में, लाइक इफ यू हैड वर्कड हार्ड। तो सेकंड क्लॉज क्या होता है, यू वुड हैव सक्सीडेड। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इन प्लेस ऑफ वुड यू मे यूज़ could, should, might, इस तरह के आप मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है कंडीशनल टाइप 3 का, इसमें मिस्टेक है। और वो मिस्टेक क्या है, इसको होना चाहिए इफ़ ही हैड स्टडी, इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर ही माइट हैव पास्ड और ही वुड हैव पास्ड लाइक दिस। तो ये मिस्टेक है यहाँ पे कि दोनों तरफ मॉडल वर्ब नहीं आ सकते। यहाँ पर भी माइट, यहाँ पर वुड ये नहीं आ सकता। कंडीशनल टाइप 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज द कंडीशनल टाइप 1, वी डिस्कस दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। फिर क्या था, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। फिर क्या था, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। तो वही वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड और ही माइट हैव पास्ड, बोथ आर दी सेम थिंग। तो इस चीज़ को आपने इस तरीके से फॉलो करना है। ऑलराइट जी, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव अहेड, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम स्ट्रक्चर जो कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था उसको हमने फॉलो किया। नाउ नंबर 12, लुक एट दिस, try to manage and try to find out the correct answer.
ईदर ऑफ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल इन द कॉन्टेक्स्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ऑन द हेडिंग हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है और उसकी पूरी लिस्ट थी, उसमें ईदर, नीदर, और फिर हमने बात की कि अगर नीदर या नाइदर के साथ नॉर है तो सिचुएशन क्या होगा। इफ़ वी लुक एट दिस सेंटेंस यू कैन ईजली फाइंड आउट दैट इन दिस स्ट्रक्चर either is being used without any or, इसमें और नहीं आ रहा, सिर्फ either आ रहा है। और इसकी डिस्कशन हमारी हो चुकी है कि either या neither इस तरह के जब वर्ड्स होंगे तो पूरा सेंटेंस आप ट्रीट करेंगे एज अ सिंगुलर नाउन या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर। तो either of the answers we cannot follow it कि आंसर्स लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएं, बिकॉज इन दिस सेंटेंस either is there, so we should go with the singular कॉन्सेप्ट, सिंगुलर स्ट्रक्चर। तो ईदर आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पे होना चाहिए आंसर्स आर की जगह ईदर ऑफ द आंसर्स इज एक्सेप्टेबल, इज होना चाहिए जो यहाँ पे मौजूद है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ नंबर 13। ऑलराइट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द सेम स्ट्रक्चर हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। नाउ लुक एट दिस सिचुएशन, द प्रिंसिपल। अब ये समझें एक एडिशनल स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, एज वेल एज द स्टाफ। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दैट सिचुएशन, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट वी नीड टू फोकस द सब्जेक्ट। The principal is singular, it means that we need to use the verb that is fit for singular noun. ये याद होगा आपको, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि नाउन के साथ जो एडिशनल स्टाफ या एडिशनल पार्ट होता है उसको हम इग्नोर करते हैं और नाउन या सब्जेक्ट को हम देखते हैं। इफ इट इज सिंगुलर वी नीड टू फिट दैट वर्ब दैट फिट्स फॉर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल एज वेल एज द स्टाफ वर इज इनकरेक्टली यूज्ड हियर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द प्रिंसिपल सिंस इट्स सिंगुलर, द प्रिंसिपल इज सिंगुलर, तो हमें वो वर्ब यूज करना चाहिए जो सिंगुलर नाउन के साथ अटैच्ड हो सकता है। ऑब्वियसली was present. Clear? Now next, जी ये भी one of the conditional है। If I would be you, there is the desire, hypothetical structure, और उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। If I would be you नहीं होगा बल्कि क्या होगा, if I were you. So the same mistake is here. If I would be you, no, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है if I would be you it's okay, बट हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अनरियल सिचुएशन में, डिज़ायर्स में या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कि वहाँ पे इफ़ आई वुड भी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इफ़ आई वर यू, इफ़ इट वर यू, इफ़ शी वर, यानी इसमें आपने वर्ब को चेंज करना है। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। तो इफ़ आई वर यू विल बी द करेक्ट वन। इसको हम प्रीवियस एमसीक्यूज़ में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली जहाँ पे हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग मच डिटेल इन इट। नाउ नंबर 15, she acts like she was the queen of England. She was the queen of England, ज़ाहिर है अनरियल सिचुएशन है, और she was the queen of England एक अनरियल सिचुएशन होने की वजह से वर्ब चेंज हो जाएगा। ये भी एक हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन है जो कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हमने बात की कि जो हाइपोथेटिकल या अनरियल या डिज़ायर बेस्ड या डायरेक्टिव बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें वर्ब आप बहुत चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट होता है तो उसको हम पास्ट में कर देते हैं, वॉज होता है तो उसे हम वर्ब में कर देते हैं, एंड सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। शी एक्ट्स लाइक शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर तो सही है कि she is there, we need to use the we need to use was with she, but according to the requirement of the grammar जो कि unreal situations के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे she was नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, she were। alright, आगे हम बढ़ते हैं। alright, number 16 is in front of us. The same situation is there, but try to identify it, what is the structure कंडीशनल सेंटेंसेस का। वर्ड हैव हेल्प्ड आ गया तो इसका मतलब यह है कि दूसरी तरफ हमें चाहिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वही स्ट्रक्चर आप ज़हन में लाएं। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड,
इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो इफ यू यहां पे होना चाहिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इफ आई हैड नोन आई वुड हैव। तो अगर कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाते हैं देन हर सेंटेंस को आप देखेंगे इट विल बी सो इजी फॉर यू। नेक्स्ट आगे हम आते हैं नंबर 17। जी नंबर 17 बिल्कुल वही है जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के हवाले से हमने बात की, उसमें हमारी डिस्कशन थी ईदर है, नीदर है, एवरीबडी है, एवरीवन है, नन है। wherever you find these singular indefinite pronouns, manage it according as a singular subject, like none of the information were relevant to the वर आ गया, ये रॉन्ग है क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप नन यूज कर रहे हैं तो नन विल बी कंसीडर्ड एज सिंगुलर। प्लस इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है, देखिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं जो जिसके आप प्लोरल एस लगा के आप नहीं बना सकते या जिसके प्लोरल होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस है, इसका प्लोरल भी आप एडवाइस ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन है, इसका प्लोरल भी इंफॉर्मेशन ही रहेगा। बट फर्क क्या है कि इसको आप हमेशा सिंगुलर एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन वर्ड नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन इज होगा, और नन को भी जाहिर है एज अ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन हम यूज करेंगे। तो इसलिए इंफॉर्मेशन इज होना चाहिए या इंफॉर्मेशन वॉज होना चाहिए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन वॉज, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में, तो इंफॉर्मेशन वॉज, इंफॉर्मेशन वर्ड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 18। हैड ही नॉट मिस्ड द ट्रेन ही विल रीच ऑन टाइम। अब आप देखें इसमें हैड है, वही कंडीशनल स्ट्रक्चर है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कंडीशनल स्ट्रक्चर में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी कंडीशनल टाइप 3 है, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए, वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे विल रीच है एंड दिस पार्ट इज इनकरेक्ट, दिस शुड बी वुड हैव रीच्ड बिकॉज द कंडीशनल टाइप 3 सेज इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। सो द सेम थिंग इज हियर। क्लियर? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 19। इट्स हाई टाइम। ये इट्स हाई टाइम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। इट्स हाई टाइम के साथ हमेशा आप पास्ट टेंस ही यूज करेंगे इफ यू आर रीडिंग। इस तरह बहुत से स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश स्टेटमेंट में मिलते हैं जहाँ पे वो ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं भाई इट इज़ बेटर फॉर यू टू लीव द क्लास, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर में कहा जाएगा यू हैड बेटर लीव द क्लास। अब हमारे जहन में बात आती है कि हैड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाए, लेकिन लिंग्विस्टिक फ्रेजेस या लिंग्विस्टिक सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। उसी तरह इसमें भी आप देखें इट्स हाई टाइम यू गो टू बेड। अब आप कहें इट्स हाई टाइम है, ये तो कुछ प्रेजेंट का सेंस या प्रेजेंट की कुछ फीलिंग दे रहा है, यू शुड गो टू बेड होना चाहिए, यू गो टू बेड होना चाहिए। नो, इफ इन द स्ट्रक्चर it's high time is there, we need to use the past form। आप देखें यहाँ पे क्या है, it's high time requires past tense, it's high time you went to bed, you go to bed नहीं होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स और आएंगे, यानी it's high time जब होगा तो सेकंड क्लॉज या सेकंड पार्ट उसको आप हमेशा पास्ट टेंस में ही रखेंगे। फर्दर जी सब्जेक्टिव मूड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक क्विक रिवीजन के लिए आ गया है। इसके यूजेज में है ये भी सब्जेक्टिव मूड है कि इट्स हाई टाइम जब भी आएगा वैसे तो सूट कर रहा है प्रेजेंट, जैसे कि हम उसमें बात कर चुके हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इफ़ आई वॉज होना चाहिए, लेकिन इफ़ आई वर हम कहते हैं। अगर आज इतवार का दिन होता, इफ़ इट इज़ या इट वॉज संडे होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं इफ़ इट वर संडे। तो जब भी आप हाइपोथेटिकल या अनरियल करते हैं उसमें वर्ब की जो सिलेक्शन है वो बहुत चेंज हो जाती है। तो इट्स हाई टाइम, व्हेनेवर यू फाइंड इट्स हाई टाइम, द लेफ्ट ओवर क्लॉज, द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी केप्ट इन द पास्ट फॉर्म। यही वजह है कि इसमें हमने क्या किया, इट्स हाई टाइम यू वेंट टू बेड। एक और एग्जाम्पल देखें, इट्स हाई टाइम ही टुक हिज स्टडीज सीरियसली। ये नहीं होगा, इट्स हाई टाइम ही शुड टेक हिज स्टडीज सीरियसली, इट्स हाई टाइम ही टुक हिज स्टडीज सीरियसली। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो
एक जनरल या एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ग्रामर रूल है उसको वो फॉलो नहीं करता। वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों को उस तरीके से अकस्टम होना पड़ता है उनके साथ, और हमें ये देखना पड़ता है कि नेटिव स्पीकर जब उसको यूज़ करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें वो कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सी फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो उसमें आपने सब्जंक्टिव मोड को आपने स्पेसिफिकली देखा कि उसमें किस तरह के रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। नंबर 20 बहुत सिंपल है, इसको अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ प्राइज। तो एक कंफ्यूजन ये होगी कि बॉयज देकर वी टेंड टू यूज वर, बट इन दिस सेंटेंस आपको मालूम है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हो रहा है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हो रहा है ईच, और ईच जब किसी सेंटेंस में आ जाएगा सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन। तो ईच ऑफ द बॉयज वर नहीं होगा, ईच ऑफ द बॉयज वॉज होगा। ही सजेस्टेड से ही आपको अंदाज़ा हो गया कि ये भी एक हाइपोथेटिकल या ये भी एक सब्जंक्टिव मोड वाला सेंटेंस है। तो ही सजेस्टेड दैट शी स्टडीज़, आप प्रेजेंट फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको फॉर्म को चेंज कर देना पड़ेगा। शी स्टडीज़ की जगह आपको यूज़ करना होगा शी स्टडी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शी वर, इफ़ शी वर यू, so she study not studies, she study, he suggested that she study, bare form और base form यूज होगा। आप देख रहे हैं कि subjunctive मोड कई तरीके से वैरी कर रहा है। कहीं पर इट्स हाई टाइम, जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। कहीं पर आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन आई है, शी है, लेकिन उसके साथ आप वॉज नहीं लगा रहे हैं, उसके साथ आप वर्ड लगा रहे हैं। कहीं आप देख रहे हैं कि एक पार्ट तो आपका पास्ट में ही सजेस्टेड, तो इसको होना चाहिए दैट शी studied harder for the exam, or that she should have studied harder for the exam because one clause is in the past, लेकिन ऐसा नहीं होगा। subjunctive mood में situation change हो जाएगी और इसको आपने bare form में रखना है। he suggested that she study, the principal suggested that the student submit the form, should submit the form नहीं होगा जब सजेस्टेड आ जाएगा, यानी इट्स हाई टाइम आएगा सिचुएशन कुछ और होगी, जब सजेस्टेड आएगा सिचुएशन कुछ और होगी। जब डिज़ायर की आप बात करेंगे, इफ़ आई वर यू, इफ़ इट वर, इफ़ शी वर, सिचुएशन कुछ और होगी। तो इसको आपने अपने जहन में रखनी है इन बातों को जी। 22 इफ़ शी वुड नो द आंसर शी वुड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। शी वुड, ये शी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यह है शी वुड की शॉर्ट फॉर्म। शी वुड रिस्पॉन्ड, यहाँ पे वुड आ रहा है तो इसका मतलब क्लॉज नंबर 1 में सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, बिकॉज कंडीशनल टाइप टू सेज द सेम थिंग, लाइक इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। तो शी वुड रिस्पॉन्ड, इसका मतलब है दूसरी तरफ पास्ट फॉर्म आना चाहिए। तो इफ शी वुड नो द आंसर की जगह क्या होना चाहिए, इफ शी न्यू द आंसर। तभी तो सेकंड जो क्लॉज है, दोनों क्लॉजेज जो है वो आपस में बैलेंस आएंगे। तो बैलेंसिंग हमें करनी होती है विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उसको मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ उससे पहले, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग टू मच टाइम ऑन दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट। नाउ 23, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर हैव अराइव्ड। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो जो सिचुएशन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब इसमें दो है, बट ऑल्सो के बाद एक सब्जेक्ट आ रहा है, नॉट ओनली के बाद आ रहा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेस में बट के बाद वाले नाउन जो है उसको आप कंसीडर करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी ये भी देखिए ना, हमारे जहन में बात आ रही है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, क्या इसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करें, या बट ऑल्सो द टीचर उसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करें। ओवरऑल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उसमें आप एक ही बात नोट कर रहे हैं कि हम वर्ब की सिलेक्शन कर रहे हैं। वर्ब की सिलेक्शन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट की नोयत क्या है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, वेदर इट्स अ सिंगुलर, इट्स प्लोरल, या फिर आप ये देख रहे हैं कि अगर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं तो कौन से सब्जेक्ट को हम कंसिडर करें, द वन दैट हैज़ बीन गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और लेटर ऑन। सो हर स्ट्रक्चर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेस में यू नीड टू चेक
you need to follow that subject that comes after but also. So but also के बाद जो noun दिया जा रहा है, this is singular, the teacher, so we shall be following or we shall consider this for the selection of the verb. So the teacher को हम अगर as a singular ले रहे हैं तो has arrived. I would buy बहुत easy है, I would buy यानी would के साथ फर्स्ट फॉर्म है if it was cheaper. I would buy the car, लेकिन ये ज़ाहिर सब्जंक्टिव मूड आ गया है, अब ख्वाहिश का इजहार है तो if it were cheaper, was की जगह डिस्कस कर चुके हैं जी. वन ऑफ द ईजीएस्ट, अब ये आपके जहन में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है यानी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन नीदर इज वन ऑफ दैट, ऑल्दो गर्ल्स आर हियर, लेकिन जैसे नीदर आएगा इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन. सो नीदर ऑफ द गर्ल्स, तो ये होगा नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस स्टेटमेंट एज अ सिंगुलर. तो ओवरऑल अगर मैं 1 to 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फॉलो करूं तो उसमें एक ही बात समझ में आ रही है, वो ये कि हम बहुत अच्छी तरीके से ये प्रिपेयर करें कि इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन कौन से, क्योंकि इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, द सब्जेक्ट्स दोज आर यूज्ड इन दीज स्ट्रक्चर्स वेयर द इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज्ड. So there most of the time you find plural subjects, and most of the students in most of the cases they confuse by looking at the plural subjects and they tend to select that verb that is fit for the plural subject. But we know that if in any one of the structures singular indefinite pronoun are used, so we tend to treat that statement as a singular subject. एक तो ये आपने प्रिपेयर करना है. सेकेंडली कंडीशनल स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर, बिकॉज इफ द कंडीशनल स्ट्रक्चर्स आर फुली प्रिपेयर्ड यू कैन ईजली अटेम्प्ट अ नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लेकिन उन कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में एक और जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो है सब्जंक्टिव मोड, जहाँ पे वर्ब बिल्कुल चेंज हो रहा होता है. जिसमें आपने देखा इट्स हाई टाइम, उसमें आपने देखा वर्ब बिल्कुल चेंज हो रहा है. सजेस्टेड वाले सेंटेंसेस में वर्ब चेंज हो रहा है. इफ आई वर, इफ इट वर, उसमें वर्ब चेंज हो रहा है. तो ओवरऑल अगर आप 1 to 25 की डिस्क्रिप्शन को सही तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो अब आगे जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ग्रामर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. Now we shall be continuing the further multiple choice questions. इससे पहले जो from 1 to 25 multiple choice question we have done, so you have seen that there were the errors in various sentences, in different sentences, and the direction was to spot the error. तो उसको हमने किया था स्पॉट द एरर या एरर डिटेक्शन भी आप कह सकते हैं, और इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वेयर वी डिटेक्ट द एरर. सो वी हैव डन द प्रैक्टिस फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 25, और इन तमाम में फ्रॉम 1 से 25 तक एरर डिटेक्शन था, और हम देख रहे थे कौन कौन से पार्ट्स में एरर मौजूद है. तो अगर आपके जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, द टिप्स एंड द टेक्निक्स रिलेटेड टू ग्रामर आर क्वाइट क्लियर इन योर माइंड, so you can easily not only complete the sentences, select the suitable answer, but even you may detect the error as well. So we have done that part, and now another direction is here. Look at that. What does it say? Select the most suitable option that correctly completes the sentence. It means that कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं जिसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है. तो एरर डिटेक्शन कहीं पे सेंटेंस की कंप्लीशन है. अब सेंटेंस की कंप्लीशन दो तरीक़ों से, एक तो ये जहाँ पे कोई ग्रामर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वोकैबलरी है, मॉर्फीम है, आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और उस सूटेबल वोकैबलरी से आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं. एक तो ये है सेंटेंस कंप्लीशन. सेकंड ये है ग्रामर से रिलेटेड, जो अभी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीशन बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल ऑप्शन, एंड दोज ऑप्शंस आर रिलेटेड टू ग्रामर. अभी वोकैबलरी वाला हम नहीं कर रहे हैं, वो आफ्टर दैट वी शैल बी डूइंग. अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं वो जो कि आपके ग्रामर से रिलेटेड है. लेट्स सी. ऑलराइट, आप देखें नंबर 26. Although he had completed the project on time.
जैसे आपने सेंटेंस को पढ़ा, आप सबसे पहले उस पर फिगर आउट करने की कोशिश करें कि टेंस कौन सा है उसमें। अब अगर मैं देखता हूँ ही हैड कंप्लीटेड, तो इसका मतलब है ये एक पास्ट का सेंस दे रहा है, पास्ट परफेक्ट का दे रहा है, पास्ट का सेंस दे रहा है। ही वॉज रेप्रीमेंडेड बिकॉज ही टू इन्फॉर्म द सुपरवाइजर। देखिए इन जनरल अगर सेंटेंस का एक क्लॉज, सेंटेंस का एक पार्ट, सेंटेंस का एक हिस्सा जिसमें पास्ट टेंस है, तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बात को कंप्लीट करने के लिए जो सेकंड क्लॉज है या सेकंड पार्ट है इन जनरल उसको भी पास्ट में होना चाहिए। तो ऑल्दो ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ही वाज रेप्रिमेंडेड बिकॉज ही, अब डजंट बोदर नहीं हो सकता बिकॉज इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस, डिडंट बोदर नहीं हो सकता है, ये पास्ट से बिलोंग तो कर रहा है, वुडंट बोदर नहीं हो सकता। अब इसमें दो चीज़ें, हैडंट बोदर्ड या डिडंट बोदर, लेकिन हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इसको मेंटेन करने के लिए क्योंकि पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस दिया गया है तो सेकंड पार्ट को भी हमने पास्ट परफेक्ट में रखना होगा, एंड फॉर दिस वी नीड टू सेलेक्ट hadn't bothered। देखें अगर एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखी है, द पास्ट परफेक्ट टेंस had completed indicates a sequence of past events, यानी इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि whatever is mentioned, this is mentioned in the past tense। The correct verb is hadn't bothered to maintain the, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि सेंटेंस को बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके दो क्लॉजेज हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, तो वो टेंस वाइज बैलेंस होना चाहिए। तो एक पार्ट अगर आपका पास्ट परफेक्ट का है और ये पूरा दूसरा सेंटेंस है, तो इसको भी जो सिचुएशन दी गई है उसके मुताबिक हमें पास्ट परफेक्ट में रखना चाहिए टू मेंटेन द करेक्ट पास्ट परफेक्ट सीक्वेंस। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा 26, जिसमें हम चूज द करेक्ट आंसर या मोस्ट सूटेबल आंसर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें बहुत से एरियाज को फोकस करना होता है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप टेंस को देखें कि सेंटेंस का टेंस कैसा है। देखिए ना, अब इसमें हम डजंट बोदर हम नहीं इंक्लूड कर सकते थे, बिकॉज द रीजन इज सिंपल, द सेंटेंस इज टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ पास्ट टेंस। So we need to select any one of these verb that is related or that represents the past structure. So this is one of the cases जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। और राइट, हम आगे बढ़ते हैं। Number 27. If she had taken the medication regularly, very simple, if वाला structure है had taken the medication, इसका मतलब ये कंडीशनल टाइप 3 है। और कंडीशनल टाइप 3 क्या कहता है, बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, तो इसका मतलब है वुड हैव इम्प्रूव्ड। वेरी सिंपल एंड ईजी। बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं इसके, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सेंटेंसेस हम कर चुके हैं एरर डिटेक्शन में भी। नाउ 28, he might have accepted, but the terms might have accepted is indicating a sense of past। तो इसका मतलब है जो सेकंड पार्ट है उसको भी हमें उसी फ्रेज में लेना होगा, उसी आइडिया में लेना होगा जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, और वो है वर्ड। तो जब भी आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी नोटेड, सी द टेंस where the tense has been used in the sentence. If the tense is of the past, so you must select any one of the verbs that is related or refers the past tense। इसका हमने ख्याल रखना है। कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं एरर डिटेक्शन में, कि किस तरीके से हम पास्ट को नहीं प्रेजेंट को करते हैं, या प्रेजेंट का एक क्लॉज है तो हम उसको पास्ट में करते हैं। सब्जंक्टिव मोड में हमने इसको डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूविंग अहेड। 29, द मैनेजर सेड दैट से देख कर ही आपको अंदाज़ा हो गया कि हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, दैट यू हैव डन इन क्लास सेकेंड ईयर एज वेल। सो द मैनेजर सेड दैट द रिपोर्ट, आपको मालूम है द मैनेजर सेड दैट, जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये आपके पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सिलेक्शन जो है वो पास्ट की होगी। हैज़ बीन सबमिटेड नहीं हो सकता, विल बी सबमिटेड नहीं हो सकता, इज सबमिटेड नहीं हो सकता, हैड बीन सबमिटेड विल बी दी प्रॉपर आंसर। वैसे भी आपको मालूम है कि व्हेन वी डू इनडायरेक्ट स्पीचेस और रिपोर्टेड स्पीच
वी नो दैट द टेंस इज जनरली कन्वर्टेड, यानी अगर प्रेजेंट है तो उसको आप पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द सेंटेंस इज देयर ही इज रीडिंग अ बुक एंड यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप कहते हैं ही वॉज रीडिंग अ बुक. वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है. ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक. तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हमें नजर आ रही हैं. एक तो इनडायरेक्ट स्पीच का भी सेंस मिल रहा है, और सेकेंडली ये कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो टेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है. द मैनेजर सेड दैट दिस इज द पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, वी मस्ट सेलेक्ट द वर्ब दैट रिफर्स द पास्ट टेंस. दैट इज व्हाई वी हैव सेलेक्टेड हैड बीन सबमिटेड. नाउ लेट्स मूव नंबर 13. देखिए, जब आप सेंटेंस की कंप्लीशन करते हैं तो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस डज नॉट ओनली रिक्वायर द प्रॉपर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इट रिक्वायर्स द कॉग्निटिव अप्रोच, जिसको डिड्यूस करना कहते हैं. यानी सिचुएशन को देखकर फिर आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि सेंस क्या मिल रहा है, बात क्या हो रही है, और उसके मुताबिक फिर जो है वो आप वर्ब की सिलेक्शन करते हैं. अब आप देखें, बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, यानी बात हो रही है सो टेक अ रेस्ट बिफोर डिनर. यानी सेंटेंस का सेंस आपको ये बता रहा है कि एक काम, एक वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब उस हवाले से एम्फसाइज किया जा रहा है. तो सिचुएशन को देखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है एम्फसाइज, क्योंकि हमें पता है कि कैन हम यूज़ करते हैं जब एबिलिटी को शो करते हैं. यानी ये जो वर्ब्स हमें दिए गए हैं मॉडल वर्ब्स, शुड हम यूज़ करते हैं जब आपको मालूम है कि जब आपको एडवाइस देते हैं. माइट एक्चुअली यूज़ किया जाता है मोर फॉर्मल वे में, और मे को मज़ीद एम्फसाइज करने के लिए. तो ये तीनों किसी भी तरीके से सूट नहीं कर रहा है. इस सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसमें मस्ट मॉडल वर्ब ही सूट कर रहा है कि यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, सो टेक अ रेस्ट बिफोर डिनर. यू कैन बी टायर्ड, ये तो उस वक्त बोला जा सकता है, यू कैन बी टायर्ड व्हेन यू आर स्टार्टिंग और गोइंग टू स्टार्ट अ जर्नी. यू शुड बी टायर्ड, ये तो बिल्कुल सेंस को. तो कहने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हेन यू आर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस मस्ट फोकस द होल सिचुएशन, उसमें से डिड्यूस करें कि सेंटेंस इस नोयत का है, इसमें ये वर्ड. वैसे अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें, यू कैन बी टायर्ड सही है, यू शुड बी टायर्ड सही है, यू माइट बी टायर्ड सही है, यू मस्ट बी टायर्ड सही है. यानी ऑल दीज 4 ऑप्शन सूट दिस पार्ट. But when you are looking and moving ahead and you are looking at the situation, फिर आप वहाँ से इन्फर कर रहे हैं कि नहीं बात ये हो रही है तो इससे रिलेटेड ये मॉडल वर्ब ये वर्ब सूट करता है. तो इसका मतलब है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस डज नॉट ओनली रिक्वायर द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर वाइज तो देखें तो ये चारों सही है यहाँ तक, बट ऑल्सो रिक्वायर्स योर कॉग्निटिव अप्रोच, योर मेंटल अंडरस्टैंडिंग, कि आप उस चीज़ को, उस सेंटेंस को पढ़कर आप बातों को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसमें से किस तरह आइडिया कंसीव कर रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक प्रॉपर आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड को. आगे हम बढ़ते हैं 31. Although the rules were clear shows the past. The candidates to follow them and were disqualified. अब ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आप उसमें देखें, हैड ट्राइड हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक सिंपल पास्ट टेंस ओवरऑल यूज हो रहा है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करना चाहिए. वी शुडंट क्योंकि जहन में एक बात आती है ना कि सर हैड ट्राइड भी पास्ट को शो कर रहा है और फेल्ड भी पास्ट को शो कर रहा है. एक तो ये. सेकंड, ये वही बात आ रही है कि आप कॉमन सेंस को यूज करते हैं, आप सेंटेंस की एक आइडिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ऑल्दो द रूल्स वर क्लियर, द कैंडिडेट्स हैड ट्राइड टू फॉलो देम एंड वर डिस्क्वालिफाइड. सेंस नहीं बन रहा. द कैंडिडेट्स फेल टू फॉलो देम एंड वर डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि कैंडिडेट्स ने रूल्स को फॉलो नहीं किया एंड दिस इज द रीजन दैट दे वर डिस्क्वालिफाइड. सेंस वाइज भी कह रहा है कि फेल्ड इज अ सुटेबल ऑप्शन. ऑलराइट. 32. द लेटर बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम योर ट्रिप. इस पूरे सेंटेंस में बात की जा रही है एक फ्यूचर की. You return from your trip, यानी जब आप ट्रिप से वापस आएंगे. The sense that is being extracted, inferred is actually of the future tense.
और जब भी ये बाय द टाइम वाला फ्रेज आ जाता है, आप देखा करें, मैं क्लू बता देता हूँ कि बाय द टाइम के बाद जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर वो पास्ट का है तब तो बाय द टाइम से रिलेटेड जो भी पार्ट आपको दिया गया है वो पास्ट में होना चाहिए, और अगर वो प्रेजेंट का है तो बाय द टाइम से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है उसको फिर फ्यूचर में होना चाहिए। अब जाहिर है विल हैव सेंट और विल हैव बीन सेंट में एक फ़र्क है। द लैटर जो वर्ड दिया गया है ये ऑब्जेक्ट शुरू में है, इसका मतलब ये एक पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में आपको मालूम है कि आप परफेक्ट के साथ हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन यूज़ करते हैं। और क्योंकि बाय द टाइम के आगे जो सेंटेंस है वो इंडिकेट कर रहा है एक फ्यूचर सेंस को, तो हम जो पैसिव सेलेक्ट करेंगे वो फ्यूचर वाला विल हैव बीन सेंट। स्ट्रक्चर वाइज मैंने क्लू दिया है कि व्हेन यू फाइंड इन एनी वन ऑफ द सेंटेंसेस द फ्रेज बाय टाइम, लुक एट द स्ट्रक्चर के बाय टाइम के साथ क्या पास्ट यूज तो नहीं हो रहा है, आगे कुछ और भी एग्जाम्पल्स आएंगी, या अगर यूज नहीं हो रहा है प्रेजेंट यूज हो रहा है तो फ्यूचर वाली सिलेक्शन आप करेंगे, जैसे कि हमने किया। वुड हैव सेंट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली ये पैसिव का है और पैसिव में हमें बिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिन। गॉट इट? ऑलराइट जी। इफ आई वर इन योर पोजीशन, ये सिंपल कंडीशनल स्ट्रक्चर है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इफ आई वर इन योर पोजीशन इट इज कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, और कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 बिल्कुल वैसे ही है जो मैं एग्जांपल देता रहता हूँ। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास इन द एग्जाम, तो यू वुड के साथ प्रेजेंट फॉर्म आपने लगाना है, तो वुड एक्सेप्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अहेड 34, दे क्लेम दैट, ये दो पार्ट्स पे सेंटेंस मौजूद है। दे क्लेम दैट दे डैश द रिजल्ट्स अर्लियर बट द सर्वर वाज डाउन, दे क्लेम दैट। अब इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आप देखें वुड हैव भी नहीं हो सकता बिकॉज द पास्ट, वुड चेक नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द पास्ट, चेक नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द पास्ट, हैड चेक जो कि सूटेबल आंसर है वो हो सकता है जो पहला क्लू मैंने आपको बताया। व्हेन देयर इज अ सेंटेंस व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू follow the sentence, do read the sentence and then see what the tense is being used। ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको प्रॉपर आंसर सेलेक्ट करने में। तो दे क्लेम दैट, जो ऑप्शंस दिया गया है, क्लेम इज शोइंग द पास्ट, उसमें कोई भी हैड चेक्ड के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर पास्ट का नहीं है। ऑलराइट, 35 जी, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक आ गया है। आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्स के साथ एडिशनल पार्ट आ गया अलोंग विद द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। ये हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जब हम वी वर डिस्कसिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 25 वी डिड डिस्कस देयर दैट जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करते हैं तो आप फाइल्स को नहीं देखेंगे बल्कि आप देखेंगे जो सब्जेक्ट आपको दिया गया द डॉक्यूमेंट्स along with, as well as, accompanied by और accompanied with, तो इस तरह के वर्ड्स को आप इग्नोर करके आप इसको देखते हैं। अब द डॉक्यूमेंट्स क्योंकि प्लूरल है तो हमारी जो भी सिलेक्शन वर्ब में के लिए होगी वो प्लूरल होगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम 1 to 25 में। आगे बढ़ते हैं 36, he would have explained, again conditional type 3 आ गया है, would have explained everything in detail if he had enough time during the presentation। conditional type 3, time and again we have discussed it so we don't need to discuss it again in detail। 37, not only but also वाला ये structure है, और not only but also में हमने क्या बात की है कि not only बट ऑल्सो में आपको नॉट ओनली डिड द कमिटी रिजेक्ट हिज प्रपोजल बट इट ऑल्सो हिम टू प्रेजेंट अगेन फॉर 6 months, ये BANNED कर दें। ये तो बहुत इजी है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि पास्ट सिंपल है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें फॉलो करना होगा सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट दिया गया है तो हम सिंपल पास्ट को फॉलो करेंगे।
पास्ट परफेक्ट होता तो हम पास्ट परफेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, ये हम अभी भी पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो पैरेलल पास्ट एक्शन इज नीडेड हियर, द सिंपल पास्ट टेंस इज गिवन और पास्ट इंडेफिनिट इज गिवन, टू द अदर साइड वी नीड द सिंपल पास्ट। डिड रिजेक्ट इज पास्ट सिंपल, सो बैंड मैचेस टेंस एंड टोन, टोन और टेंस दोनों को मैच कर रहे हैं कि एक तरफ आपका अगर सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दूसरी तरफ भी हमने उसी को यूज किया। ये बेयर्ड को हमने करेक्ट किया, ये बैंड, BANNED। 38 बाय द टाइम वी रीच, अभी हमने डिस्कस किया था बाय द टाइम वी रीच, यानी बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर है तो हमें फ्यूचर वाले स्ट्रक्चर के पास जाना पड़ेगा, विल हैव स्टार्टेड यानी फ्यूचर परफेक्ट। The conference will have started by the time we reach the venue। तो by the time के हवाले से मैंने ये दो बात बताई है कि by the time के साथ आपने देखना है फ्रेज क्या आ रहा है, प्रेजेंट का आ रहा है या पास्ट का आ रहा है। प्रेजेंट का आ रहा है तो आप फ्यूचर परफेक्ट वाली सिलेक्शन करेंगे, पहले भी हमने डिस्कस किया इसको। 39 जी, ये बिल्कुल कंडीशनल स्ट्रक्चर है, वही वाला जिसको आप डिज़ायर वाला कहते हैं, सब्जेक्टिव कंडीशनल है, अनरियल सिचुएशन है, उसके मुताबिक बिल्कुल सही, कुड इंजॉय होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर्कड हार्ड वी वुड, तो कुड इंजॉय। ऑलराइट 40 शी इंसिस्टेड दैट, सब्जेक्टिव मोड आ गया यानी आगे एक अनरियल सिचुएशन आ रही है। तो अनरियल सिचुएशन के लिए हमने बात की कि हम वो वर्ब यूज़ नहीं करते जो कॉमनली यूज़ होता है, यानी शी इंसिस्टेड दैट, ही इज़ नहीं हो सकता, ही वॉज नहीं हो सकता, ही शुड भी नहीं हो सकता है क्योंकि ही के साथ तो ये तीनों ही प्रॉपर्ली जा रहे हैं। तो हमें कौन सा फॉलो करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव मोड में वर्ब चेंज हो जाता है। हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, आपने देखा था लास्ट 1 to 25 में, जिसमें हमने फॉलो किया था, आपको याद है, इफ़ आई वर यू, तो वॉज की जगह हमने वर किया। तो सब्जेक्टिव मूव में इंसिस्टेड जब भी सेंटेंस में आएगा ही के साथ आप बी यूज़ करेंगे, शी के साथ आप बी यूज़ करेंगे, इज़ या वॉज यूज़ नहीं होगा। इसको आपको मेमोराइज करना है, आपको मेमोराइज करना चाहिए कि सब्जेक्टिव मोड किस किस तरह होंगे और कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ब। जैसे इंसिस्टेड के साथ आपने बी हमेशा यूज़ करना होगा। इट्स अ हाई टाइम, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था फ्रॉम 1 to 125 में, और इट्स अ हाई टाइम में हमने बात किया था कि जो सेकंड फ्रेज होगा वो हमेशा पास्ट टेंस में होगा। तो ये सब्जेक्टिव मोड की कुछ चीज़ें हैं जिसको मेमोराइज करनी चाहिए। 41 पे आते हैं। द अक्यूज्ड वॉज बिलीव्ड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्लीइंग द कंट्री। सबसे पहले आप देखें पास्ट है, टू डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉइंग नहीं हो सकता, हैव डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता। एक तो जो एक हमारा यूँ समझ लें टोन जो है सेंटेंस का या टेक्निक है, उसके ज़रिए से तो हम एक सही पोजीशन पे पहुंच गए कि टू हैव डिस्ट्रॉयड होना चाहिए। फिर आपके जहन में आएगा कि सर ये हैव डिस्ट्रॉयड किस तरह, ये एक्चुअली इन्फिनेटिव का पास्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप शुड करते हैं, और अगर शुड का आप पास्ट बनाना हो तो आप क्या कर देते हैं, शुड हैव डन। तो ये इसी तरह इन्फिनेटिव है, टू हैव, और इसका पास्ट आपने किया टू हैव डिस्ट्रॉयड। तो हमने पास्ट को देखते हुए जो मोस्ट सूटेबल पास्ट स्ट्रक्चर था हमने उसको फॉलो किया। आप देख रहे हैं ज़्यादातर सेंटेंसेस जिसमें कंप्लीशन का सेंस होता है और जो बेस आपके ग्रामर पे करता है उसमें टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। आगे आते हैं जी। अब आप देखें यहाँ बाय द टाइम आया है, लेकिन अब जो ये स्ट्रक्चर आया है वो आया है पास्ट का, बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव्ड। तो जब पास्ट का आ जाएगा तो अब हम विल हैव यूज नहीं करेंगे, अब हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, हैड का। तो बाय द टाइम दो तरीकों से हमारे सामने आ रहा है। एक तो आ रहा है बाय द टाइम जब हमारे पास प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है बाय द टाइम के साथ, तो हम उस पर यूज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। और एक आ रहा है बाय द टाइम पास्ट के साथ, तो उसमें हमें यूज करना होगा पास्ट परफेक्ट। ये बातें आपने याद रखनी है कि बाय द टाइम एक स्पेशल केस है, और बाय द टाइम व्हेन इट इज यूज्ड इन एनी वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स वी नीड टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ
tense is used or attached with by the time. If it is past, we need to complete the structure with the past perfect, and if it is with present, we need to complete the structure with future perfect, will have के साथ. Alright, 43 देखें. They would have reached the airport earlier if they dashed the traffic advising. Would have reached बहुत सिंपल है, if वाला स्ट्रक्चर है, कंडीशनल टाइप 3 है, had heeded होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है, if you had worked hard you would have succeeded, यानी कंडीशनल टाइप 3. क्योंकि conditional sentences generally come in engineering universities test, that is why I have included in ample number. Alright, 44, the guest who had been waiting for over an hour, annoyed by the delay. The guest, अब ये who had been waiting for over an hour, ज़ाहिर है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं. had been से हमें अंदाज़ा हो रहा है ये पास्ट का है, तो ज़ाहिर है पास्ट का ही फ्रेज़ हमें लेना होगा, वर्ड लेना होगा, वो वर है जो सूट कर रहा है. guest is plural, so the guests who had been waiting for over an hour were annoyed by, यानी सेंटेंस एक्चुअली दरअसल ये है, सेंटेंस एक्चुअली ये, the guests were annoyed by the delay, और इसके बाद ये रीज़न है. तो रीज़न का हमारे सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. we need to focus the subject and the subject is plural, so we are supposed to use that verb that suits or fits for plural noun or subject. Alright, आगे बढ़ते हैं. 45, if she moved assertive during the negotiations the outcome might have been. if है, might have been है, आपको पता है might would की जगह यूज़ हुआ है. हम बात कर चुके हैं कि कंडीशनल टाइप 3 हो, 1 हो, 2 हो, उसमें कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम को इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द एग्ज़ाम भी कह सकता हूँ. इफ़ यू वर्क हार्ड यू में पास द एग्ज़ाम भी कहा जा सकता है. तो बिल्कुल इसी तरह वुड की जगह माइट यूज़ हुआ है, और ये भी कंडीशनल टाइप 3 है. कंडीशनल टाइप 3 frequently I have observed that they have been given in different test, aptitude test. That is why I am focusing a lot. Alright, 46, if the manager had reviewed, conditional type 3 would have caught. अब देखें यहाँ पे would की जगह could यूज़ हुआ है, तो कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ हो सकता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं. He acts as if he, you know, it's a subjunctive mood. सबजंक्टिव मोड में आपको पता है सिचुएशन चेंज हो जाती है. ही के साथ ज़ाहिर है इस भी नहीं लगा सकते, हैज़ बीन हैड बीन नहीं लगता, वर्ड लगेगा बिल्कुल ऐसे ही इफ़ आई वर, इफ़ ही वर. तो सबजंक्टिव मोड पे बहुत ज़्यादा फोकस करें. कि कंडीशनल सेंटेंसेस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें तमाम रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, और प्लस ये कि सिलेक्शन ऑफ वर्ब काफ़ी डिफरेंट हो जाती है. 48, the documents by the time the lawyer arrived. अब आप आसानी से पहचान सकते हैं, by the time is there, the lawyer arrived is there, so the lawyer arrived is in the past tense, so we need to use the past perfect. been क्यों आ रहा है? क्योंकि ये passive में the documents, और आपको पता है कि passive में has been, have been, had been use होता है. 49, it is imperative that every applicant their form before the deadline. लेकिन जो सब्जंक्टिव मोड है उसमें एक सब्जंक्टिव मोड वो भी होता है जिसमें आप कोई डायरेक्शंस देते हैं. अगर मैं इस सब्जंक्टिव मोड की बात करूं तो इसमें डायरेक्शन दी जा रही है. यह आमतौर पे फॉर्मल राइटिंग में, प्रोस्पेक्टस में, एडमिशन फॉर्म में ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है. तो उसमें हमारा रूल वही होगा, होना तो ये चाहिए, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट एवरी एप्लीकेंट शुड सबमिट देयर फॉर्म बिफोर द डेडलाइन. सेंस ये बन रहा है, बट इट इज़ अ सब्जंक्टिव मोड. सब्जंक्टिव मोड की कौन सी कैटेगरी है? जिसमें आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इस वजह से हम एवरी एप्लीकेंट, आपको पता है इस तरह की सिचुएशन में हम बेस या सिंपल फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम सबमिट यूज़ करेंगे. ये MCQ नंबर 1 to 25 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट वन, करेक्ट आंसर की जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, यानी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस में उसका लास्ट अगर आप देखें, और हो सकता है इसको हम आगे मज़ीद कंटिन्यू भी करें. द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर.
अब as well as their teacher, it is the additional part. We have done and discussed it in subject verb agreement. हमें स्टूडेंट्स को ही फोकस करना पड़ेगा, टीचर को नहीं। तो स्टूडेंट्स प्लोरल में तो हम प्लोरल को ही फोकस करेंगे। पास्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि ये प्रेजेंट यूज़ किया जा रहा है फ्यूचर के लिए। तो आर द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर आर विजिटिंग द म्यूजियम टुमारो। अगर यहाँ पे विल बी होता तो विल बी हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि प्रेजेंट फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। जैसे I'm going to tell you a story tomorrow. So I'm going is used for the future tense. उसमें फ़र्क क्या होता है कि टाइम से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ्यूचर है। तो वो present tense is also used to give the sense of future, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। Is it clear? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 to 25 में हमने ये डिस्कस किया एरर डिटेक्शन को, कि आप किसी भी सेंटेंस में एरर को किस तरह डिटेक्ट करते हैं। और 26 से 50 तक हमने डिस्कस किया सेंटेंस को हमने कैसे कंप्लीट करना है विद द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। और इसमें जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस था बेस्ड ऑन ग्रामर फ्रेज, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड ग्रामर फ्रेज से था। और आगे हम बढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वोकैबुलरी से भी आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं जिसमें ग्रामर का पार्ट नहीं होता बल्कि मोस्ट सूटेबल वोकैबुलरी को हम करते हैं।